सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं समाचारों में हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। सुनवाई से पहले सीबीआई ने जांच की सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल ने आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में रेलवे ग्रुप डी भर्ती के पेपर लीक मामले में भाजपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के भी निर्देश। पीएम मोदी का नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद आज। आगामी बजट पर लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 किया जाएगा पेश। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा शुरू। डॉक्टर जयशंकर करेंगे मेजबानी। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगा मंथन। यूपी में मूसलाधार मानसून के कारण कई इलाकों में बड़ी मुसीबत। उधर बिहार में भी लोगों की बड़ी मुसीबतें। फिलहाल असम में बाढ़ से कुछ राहत मिली। और इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल्स में बनाई जगह। 90वें मिनट में वॉटकिंस के गोल की मदद से सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। रविवार को खिताबी मुकाबले में अब स्पेन से होगा सामना। चलिए अब खबरों को देखते और समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में नीट परीक्षा मामले की बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई ने जांच की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इससे पहले अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि वे नीट परीक्षा को दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर किसी भी तरह का दबाव न पड़े। बिना किसी सबूत के यानी सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई भी असामान्य बात या कोई सामूहिक गड़बड़ी दिखाई नहीं दी है। सरकार ने उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का भी प्रस्ताव रखा है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी पेपर लीक की खबरें सामने ना आए। इसके अलावा एनटीए की ओर से पेश हलफनामे में कहा गया है कि पटना और गोधरा के सेंटर्स में गड़बड़ी हुई, लेकिन इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने पर पता चला कि इनका असर पूरे एग्जाम पर नहीं पड़ा है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पर निगाह बना हुआ है। विकास, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो स्पष्ट करें कि एनटीए ने अपने हलफनामे में क्या कहा है, क्या दलील दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने? जी अजय, एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें केंद्र ने जो बातें कही हैं लगभग वही हैं कि मास लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो सीमित जगहों पर गड़बड़ी पाई गई थी उसको एड्रेस किया गया समय पर। बहुत सारी बातें सिर्फ अफवाहें, जैसे एक टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें पेपर लीक का दावा किया गया था कि पेपर होने से एक दिन पहले पेपर आ चुका था सार्वजनिक तौर पर। ये फर्जी बताया है। दोनों ही हलफनामों में इसको झूठ कहा गया कि ये गलत था, पूरी तरह से झूठ था। और दूसरी बात, अगर हम केंद्र के हलफनामे की बात करें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है क्योंकि उसमें ये डेटा एनालिटिक्स का जो पूरा मामला है, आईआईटी मद्रास ने जो इस पूरे डेटा का विश्लेषण किया है उसके बाद उन्होंने पाया है कि कोई भी ऐसी एनोमलिटी नहीं पाई गई है कि किसी खास शहर में या किसी खास सेंटर पर ज़्यादा बच्चे चुने गए हों या टॉपर्स उसी जगह से हों। जहां तक टॉपर्स की बात है, जो 67 लोगों को 720 अंक मिले थे वो पूरे अलग अलग सेंटर्स के हैं। इसीलिए ये कहना कि
कही गई कि जो गड़बड़ियों की बातें आई हैं को रोकने के लिए समय पर कदम उठाएगा। जैसे कहीं पर राजस्थान के एक सेंटर में गलत पेपर का वितरण हुआ, हिंदी वालों को इंग्लिश दिया गया, इंग्लिश वालों को हिंदी दिया गया, लेकिन इसको भी समय पर इस पर भी समय पर कार्रवाई कर दी गई और वहाँ पर भी सुचारू रूप से परीक्षा हुई। तो कुल मिलाकर केंद्र का ये कहना है कि 3 क्राइटेरिया हैं अजय, जिस पर दोबारा एग्ज़ाम होने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है। पहला, क्या मास लेवल पे गड़बड़ी है? केंद्र और एनटीए दोनों का कहना है कि मास लेवल पर गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरा, क्या इसका फ़ायदा उठाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे उम्मीदवारों से अलग किया जा सकता है? इस पर केंद्र ने ये कहा है कि अभी तक जांच जारी है और केंद्र ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस गड़बड़ी से प्रवेश पाता है तो चाहे वो काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग के दौरान या प्रवेश लेने के बाद भी इसकी पहचान हो पाई तो उसका दाखिला तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, किसी भी स्टेज पे चाहे वो प्रक्रिया में शामिल हो। तो यहाँ पर ये एक तरीके की वार्निंग भी है, जिन्होंने गलत तरीके से नंबर हासिल अगर किए भी हैं तो वो सतर्क रहें कि उनका दाखिला कभी भी रद्द किया जा सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में है। क्या सीबीआई ने जो इसमें साजिश करता थे, जैसे सेंटर पर कहीं पे टीचर्स थे, इनमें क्या स्टूडेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर पाई है सीबीआई? अगर सीबीआई उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है तो जाहिर है केंद्र के हलफनामे के अनुसार उनके दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे और उन पर आगे के समय के लिए भी कार्रवाई कर दी जाएगी। जैसे एनटीए ने अनफेयर मीन्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का परिणाम रोका है, 153 के आसपास स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका गया है, कुछ को 3 साल के लिए बैन किया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई सीबीआई जांच के बाद साफ हो पाएगा कि क्या स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हो पाए हैं जिन्होंने इन 2 सेंटर्स पर गड़बड़ियों का फायदा लेकर के किसी तरह से नंबर पाए हैं। अब बात करते हैं सीबीआई की। आपने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, तो क्या ये माना जाए कि अभी जांच का सिलसिला कुछ और समय तक चलेगा, फाइनल रिपोर्ट बाद में आएगी? अंतिम फैसला सभी लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कब तक आ जाएगा, जिससे कि भविष्य को लेकर के जो असमंजस की स्थिति है छात्रों को, खासतौर पर अभिभावकों को, वो कम से कम उनके मन में न रहे। बिल्कुल अजय, सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा था वो ये कि क्या जो ईमानदार उम्मीदवार हैं या गड़बड़ी का फ़ायदा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं इनको अलग किया जा सकता है। केंद्र का कहना है कि अभी ऐसे कोई स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं जिनको इन गड़बड़ियों का फ़ायदा पहुंचा हो। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की सील्ड एनवेलप में है, री एग्जामिनेशन होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर मास लेवल पर जो गड़बड़ी की बात को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हाँ मास लेवल पर गड़बड़ी नहीं हुई और जो दोषी पाए जाएंगे कैंडिडेट्स, उनके खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई की जा सकती है। तो री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, जो असमंजस की जो आप बात कर रहे हैं, वो स्थिति मुझे लगता है कि आज ही स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही इन दोनों हलफनामों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा और स्टेटस रिपोर्ट देखेगा। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी चिंता थी कोर्ट की वो ये थी कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस की तरफ से ही इस तरह की चीज़ें की गई कि किस तरह से पेपर लीक का फ़ायदा उठाया जाए, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते समय हमें रुथलेस होना होगा। ये सीजीआई की टिप्पणी थी, हमें किसी भी तरह के साथ इनके साथ नरमी नहीं बरतनी होगी। सीबीआई जांच जब अपने अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी तो ये बेहतर स्थिति होगी कि क्या वाकई में कुछ स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुंचा। अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं जिन्होंने इन 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी का फ़ायदा उठाया हो, लेकिन जांच सीबीआई की जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था विकास की काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए, इसका भी वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। ऐसे में जो परीक्षा दे चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स घोषित किए जा चुके हैं, क्या अब उनके लिए ये साल अब उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि यही एक बड़ा सवाल है जो सभी लोग ये समझना चाह रहे होंगे, जिनके कम से कम परीक्षा में जो अंक हैं वो निर्धारित हो चुके हैं, काउंसलिंग का वो इंतज़ार कर रहे हैं। अजय, जिस चीज़ की संभावना सबसे अधिक है वो ये है कि अब काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। सरकार ने बताया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से 4 दौर की काउंसलिंग शुरू होगी, तो ये प्रक्रिया चलेगी बिना किसी रुकावट के। जिन्होंने भी इस गड़बड़ी का फ़ायदा उठाया है उनका आइडेंटिफिकेशन एक समानांतर प्रक्रिया है, क्योंकि मास लेवल पर गड़बड़ी की बात जब केंद्र और एनटीए दोनों झुठला रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिनेशन के फेवर में पहले भी नहीं था। कोर्ट का ये कहना था कि हम 23 लाख स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का निर्देश नहीं दे सकते कि उनको इनकन्वीनियंस हो जिन्होंने मेरिट में अपनी जगह बनाई। तो अब ये दोनों प्रक्रियाएं ऐसा लगता है कि समानांतर चलेंगी। जुलाई तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग स्टार्ट होगी 4 राउंड्स की, और जो जांच चल रही है सीबीआई की उसके हिसाब से दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे वो सेंटर पर जो उसके इंचार्ज थे वो लोग थे। वो एक प्रक्रिया समानांतर अजय लगता है यहाँ
चलती रहेगी, लेकिन जो शैक्षणिक कार्रवाई है वो जल्दी शुरू हो जाएगी अपने नियत समय पे। बस एक अंतिम सवाल चलते चलते विकास की, क्या सीबीआई की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिला है कि जांच की प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है? अभी आपने केवल स्टेटस रिपोर्ट दिया, गिरफ्तारियां, खबरें आ रही हैं कि कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार हाल ही में किया गया है, शायद उनको भी स्टेटस रिपोर्ट में शामिल किया गया होगा ज़रूर। अजय, ये 2 बजे के आसपास उम्मीद है कि इस पर सुनवाई होगी कोर्ट में, और तब स्थिति बेहतर होगी कि सीबीआई को आखिर अभी और कितना वक्त लग सकता है। क्योंकि सीबीआई जो ये पूरा मामला आप देखें तो 1 से ज़्यादा राज्यों से जुड़ा है, और इसके अलावा कुछ गड़बड़ियों के लिए एनटीए ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी स्थानीय थानों में। ये सब की कार्रवाई अपनी जगह चल रही है। जहाँ तक सीबीआई जाँच की बात है, वो सुनवाई के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि अभी उसमें और कितना वक्त लगेगा। बहुत धन्यवाद विकास, तमाम पक्षों पर हमें जानकारी पहुंचाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि राहत ज़रूर मिली होगी उन लोगों को, उन अभिभावकों को जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया में कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, आप कह रहे हैं समानांतर प्रक्रिया में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल के आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी गई है। इससे पहले कल हाई कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। उधर उत्तर प्रदेश में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इनके नाम है बेदीराम और विपुल दुबे। बेदीराम गाजीपुर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, और विपुल दुबे ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक बने हैं। इस मामले में विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पहले से चल रहा है। अदालत ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ ने फरवरी 2006 में बेदीराम और विपुल दुबे को पेपर लीक मामले में अरेस्ट भी किया था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बरामद होने का भी दावा किया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने बेदीराम और विपुल दुबे की हाजिरी माफी की अर्जी को भी अब खारिज कर दिया है। लखनऊ से रामेंद्र जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। रामेंद्र, बहुत धन्यवाद। अब दोनों मौजूदा विधायकों की मुश्किलें और भी बढ़ने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब लगता है कि कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब उन्हें कोई छूट देने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अजय, अगर आप देखिए ना कि जिस तरीके से जो पिछली परिस्थितियां और इन परिस्थितियों में कितना बदला है। उत्तर प्रदेश ने नया कानून बनाया है कि अगर इस तरीके के भर्ती बोर्ड के पेपर लीक होंगे तो उन्हें अलग कानून है, और रिकवरी के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। भारत सरकार भी इस पर है। बेदीराम के तो इतने वीडियोज आए हैं कि छात्र पैसे मांग रहे हैं, जो परीक्षार्थी वो पैसे मांग रहे हैं कि हमारा नियुक्ति नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, नियुक्ति हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को नियुक्ति कराई है। तो ये जो नई चुनौतियां हैं, जिस तरीके से ये जेल जाएंगे, चूंकि एनबीडब्ल्यू वारंट है और तामीली के लिए कह दिया गया है, तो जो कोर्ट का निर्देश है वो शासन की मंशा और जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया कानूनन चलती है, जिस तरह पैरवी की जाती है, उस सब का नतीजा है। और ये दोनों विधायकों के खिलाफ नोटिस जो जारी गई है एनबीडब्ल्यू, ये निश्चित रूप से गिरफ्तार किए जाएंगे और उसके बाद की कार्रवाई देखनी पड़ेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रुख है वो इस मामले में सख्त है कि परीक्षार्थियों के साथ कोई भी भेदभाव न हो, और इस तरीके के जो नियुक्ति कराना है, पर्चे लीक कराना है, इन पर कठोरता से काम किया जाएगा। तो उम्मीद है कि जानी चाहिए कि आगे की इनके रास्ते थोड़ा कठिन होंगे अजय। लेकिन ये जो 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर तामील करने का निर्देश दिया गया है, तो फिर अदालत मतलब कहां पर ये कार्रवाई होगी? और जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या इनके खिलाफ जो फैसला आएगा वो नए कानून के तहत आएगा? उत्तर प्रदेश में तो बहुत कड़े कानून बना दिए गए हैं, भारी जुर्माना, अगर मैं गलत नहीं तो 1 करोड़ का जुर्माना या फिर 20 लाख की सजा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
नहीं अजय, जिस समय कानून लागू होता है ये तो नए कानून के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी इन दोनों विधायकों के खिलाफ। लेकिन कृष्णानगर एसओ से कहा गया गिरफ्तारी करी और चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर दी गई है, तो कार्रवाई तो एक स्तर पर पहुंच गई। चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि आप उसमें जो भी दोषी बनाए गए होंगे वो सारा कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो गया। अब आप हाजिर हो गए तो फिर या तो बेल देगी या आपको जेल भेज देगी, दो विकल्प हैं। तो ये चुनौतियां जो हैं वो बढ़ेंगी। हो सकता है कि जब चार्जशीट आ जाने के बाद कई चुनौतियां बढ़ती हैं कि सारी कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग देखती, क्या क्या इन्होंने किया है, कितना फंड इकट्ठा किया, कितने लोगों की नौकरियां दिलाई है। तो ये जब सारी चीजें कोर्ट के सामने आएंगी तो शायद चुनौतियां बढ़ेंगी अजय इनकी, क्योंकि कोर्ट फिर अगले चरण में चला जाएगा कि कैसे इस पर आगे की कार्रवाई करनी है। लेकिन चूंकि ये गैर जमानती वारंट है तो फिर इन दोनों ही माननीय विधायकों का अब जेल जाना तकरीबन तय हो गया है। देखिए, गैर जमानती ये है कि कोर्ट हाजिर हो, अभी कोर्ट में जाएंगे तो बेल के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन इनको कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता, हो सकता बाद में बेल मिले, हो सकता ना भी मिले। क्योंकि जिस तरीके से कठोर हैं सरकारें, जिस तरीके से पैरवी की कार्रवाई बहुत तेजी से की जा रही है, जिससे प्रशासनिक अमला है पैरवी कर रहा है न्यायालयों में जाकर के ऐसे मामलों की, तो उम्मीद यह है कि इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी और ये कानूनी जो जिस रूप में कानून में फंस गए हैं उससे निकलना शायद बहुत भारी होगा इनका, कि निकल पाए ये उम्मीद कम है। अजय, रामेंद्र, बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत कर लिए। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों यानी रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। अपनी इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और दूसरे चरण में वो ऑस्ट्रिया पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एंड आई कोट, ऑस्ट्रिया की मेरी यात्रा ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी रही। दोनों देशों के बीच मित्रता में नया जोश जुड़ा है। मुझे वियना में विविध कार्यक्रमों में भाग लेने की खुशी है। आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर, ऑस्ट्रिया की सरकार और लोगों का आभार, अनकोट। उधर वियना में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम की यूरोपियन शैली में प्रस्तुतिकरण की गई थी। आप सभी को याद होगी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के शास्त्रीय शैली को बरकरार रखते हुए उससे यूरोपियन शैली में पिरोया था ऑस्ट्रिया में बीते 20 सालों से रह रहे विजय उपाध्याय ने। डीडी न्यूज़ के संवाददाता गौतम रॉय ने उनसे खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ऑस्ट्रिया में आगमन हुआ था तो उनका बहुत ही एक संगीतमय शानदार स्वागत हुआ था वियना यूनिवर्सिटी फिलहार्मोनिक द्वारा। और उसके जो कंडक्टर थे विजय उपाध्याय भारतीय मूल के हैं, हमारे साथ हैं। 20 साल से आप ज़्यादा से वहाँ डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन ये जब एक आइडिया सामने आया कि इस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगीतमय स्वागत करें, ये कैसा है और आपने कैसे सोचा कि आप वंदे मातरम ही उनको सुनाएंगे? देखिए, पहले तो एक चीज़ थी, हमें 2.5 हफ्ते पहले पता लगा कि मोदी जी आ रहे हैं, तो पहले हमने सोचा कौन सा सबसे अच्छा गाना है, कोई गीत है जो बिल्कुल भारत की आइडेंटिटी दिखाता है। तो मैंने कहा इसको लेते हैं वंदे मातरम को और उसको हम थोड़ा यूरोपियन वे में थोड़ा ऐड करते हैं उसमें कि, लेकिन वंदे मातरम बिल्कुल शुद्ध है जैसे गाना है, उसमें हमने फिर उसका एक यूरोपियन लेयर उसको ऐड की। तरह से आपने फ्यूजन किया उसका, प्रधानमंत्री ने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने तालियां भी बजाई, आपसे बातचीत भी हुई। कुछ बताएंगे क्या कहा प्रधानमंत्री ने आपको, क्या एक्सचेंज हुआ आपका? प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा लगा। मुझे समय तो कुछ कम था लेकिन मेरे हिसाब से उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा उनको अच्छा लगा कि मैं लखनऊ का है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो उत्तर प्रदेश की है। तो कहने लगे कि आप लखनऊ के, तो मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। और मुझे लगा कि जिस तरह से फ्यूजन हमने किया था उनको अच्छा लगा। और मैं सोच रहा था पता नहीं खड़े हैं वहाँ पर कैसा चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनको इंटरेस्ट था इसमें। मेरे ख्याल से वो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में भी हर क्षेत्र में एक फ्यूजन करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वो लक्ष्य भी अब आगे सफल होगा? देखिए, मोदी जी का अगर आप देखें, आज मैं आप दोपहर में भी देख रहा था, तो समझ में आता है कि कैसे किस देश में, हम ये तो छोटा सा देश है, ये ना रशिया है ना यूएसए है, छोटा सा देश, तो लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं उनके हिसाब से कि यहाँ पर क्या फ्यूजन, क्या मित्रता हो सकती है। तो मेरे हिसाब से
वो यहाँ पहली बार आए, एक तो 41 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, ये भी तो नया शुरू करना सब कुछ। तो मेरे हिसाब से यहाँ बहुत स्कोप है कि कुछ कॉर्पोरेशन चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी, आपने हमसे बात की। तो आपने देखा कि किस तरह से एक सोच है जो दोनों संविधानों को जोड़ती है, साथ में संगीत भी इसमें शामिल हो रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी संभावना है जिसे लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तो एक झलक मिली है, आगे बहुत कुछ होना यहाँ पर बाकी है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और दूसरे सदस्य हिस्सा लेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 को पेश करेंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। लोकसभा चुनाव के वजह से इस वर्ष फरवरी में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट के लिए अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे। ये 2 दिनों का रिट्रीट बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों को सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और इसके तटीय इलाकों में लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा बनाने के अवसरों पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए थाईलैंड और श्रीलंका के विदेश मंत्री आज भारत पहुंचे हैं। इससे पहले कल भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंगियल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थान स्वे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को एक साथ लाता है। इस 7 सदस्यीय संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इस समूह में मूल रूप से बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे देश शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में आपसी सहयोग की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के लिए बिम्स्टेक क्षेत्रीय मंच पड़ोसी पहले की नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर के हितों के तहत कार्य करता है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का रिट्रीट का पहला संस्करण पिछले साल 17 जुलाई को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, राज्यसभा के सदस्य शंभू शरण पटेल जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी शामिल हैं। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका, ये विषय रखा गया है और ब्रिक्स देशों और आमंत्रित देशों के अध्यक्ष, संसद सदस्य और अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष तुलिया एक्सन ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ब्रिक्स संसदीय आयाम के अंतर्गत अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं सहित अन्य मुद्दों पर संसद की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष अन्य देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष इस यात्रा के दौरान रूस के मॉस्को में भारतीय प्रवासियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को एक ही दिन में 36 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए जाने का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता विकास सिंह ने उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना से यह खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली। हमारे साथ प्रदेश के वन मंत्री मौजूद हैं। आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। 36 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है 20 तारीख को। किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा अभियान है, कितना बड़ा चेंज आएगा इससे प्रदेश में? मोदी जी ने जाना दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। हमें सबको पेड़ लगाना चाहिए और जब पेड़ लगाएं तो अपनी माँ का संस्मरण का ज़रूर याद कर लें। और हमारे योगी जी ने कहा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ।
तो हमें ज़रूरी है हम पेड़ लगाएं भी और बचाएं भी। और मैं सभी से कहूँगा, जो हमें टारगेट दिया है 36.46 करोड़ का, वो पेड़ सुरक्षित जगह पर लगाएं। 36 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे। ऐसे में वृक्ष को संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी होगी। तमाम सारे विभाग आपके साथ जुड़े होंगे। किस तरीके से सामंजस्य स्थापित होगा? देखिए, हर विभाग जो जितने पेड़ लगाएगा उसके संरक्षण की जिम्मेदारी उस विभाग की, जिसके लिए वो अपने बजट में से पैसा निकालेंगे। तार का बाड़ा लगाएं, ट्री गार्ड दें, खाई खोदें या घरों के अंदर लगवाएं, किसान अपने खेत की मेड़ पे लगाएं ताकि पेड़ों को सुरक्षा रहे। और अब की बार किसानों को तो खेत की मेड़ पे पेड़ लगाने में जो पेड़ की कीमत होगी वो तो मिलेगी ही, साथ में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब पेड़ ने कितना कार्बन अवशोषण किया, उसका भी उसे पैसा अलग से मिलेगा। तो ये थे प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, जो बता रहे थे इस बार जो लक्ष्य रखा गया है 36 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाने का, इसे सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन पूरी जन भागीदारी में ही इसमें होगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। तो ये पहला कार्यक्रम आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआत में पहला कार्यक्रम में ही इस अभियान की शुरुआत की थी और देश के अलग अलग हिस्सों में इसको अपनाया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। लेकिन उत्तर प्रदेश अब एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, सभी की निगाहें इस पर होंगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वासियों को एक बार फिर से बिजली के बढ़े हुए दामों की मार झेलनी पड़ेगी। दिल्ली में बिजली के दामों में अब बढ़ोतरी होने जा रही है और बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी बीते मई के महीने से जोड़ी जाएगी। कई लोगों को बिजली के बिल पहले से ही बढ़े हुए मिल रहे हैं। जिन लोगों के बिल में वृद्धि नहीं हुई है उन्हें भी जुलाई से बढ़ा हुआ बिजली का बिल मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिल्स में बढ़ोतरी का सामना करना होगा। बिजली उपभोक्ताओं पर यह बोझ PPAC की दरों में बदलाव के कारण हुआ है। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड यानी BRPL का PPAC 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BYPL का PPAC 37.75% तक बढ़ा है। बात करें अगर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने MDNC की, जो शहर के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में पावर की सप्लाई करती है, तो उसका PPAC सबसे ज़्यादा 38.75%। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सिकंदराराव इलाके में NH91 पर एक प्राइवेट बस खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, करीब 16 लोग घायल हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायलों को हाथरस और अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। उधर जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सेना की 37 क्विक रिएक्शन टीम किसी भी आतंकी हमले का तुरंत जवाब देने के लिए तैनात की गई है। इस बीच रिपोर्ट से पता चला है कि सोमवार को कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र के गांव बदनोटा में गढ़वाल रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने घायल होने के बावजूद आतंकियों की साजिश को विफल कर दिया और गोलीबारी के दौरान आतंकवादी को मार गिराया गया और जवानों के हथियार वो छीनने में नाकाम रहे। सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों ने हथियार लेने के लिए सड़क पर आने की कोशिश की, लेकिन घायल हालात में होने के बावजूद सैनिकों ने बहादुरी के साथ उनका सामना किया। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले हमलों की तरह आतंकवादी बॉडी कैम पहने हुए थे। इस बीच बदनोटा गांव में आतंकियों की तलाश जारी रखते हुए लगभग 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस बीच डोडा और कठुआ के वन क्षेत्रों में आतंकियों की तलाश आज तड़के फिर से शुरू की गई। डोडा के घड़ी भगवा वन क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के अधिकारी सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। यह इलाका डोडा शहर से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में है और किश्तवाड़ जिले की सीमा पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को उधमपुर जिले के ऊंचे इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमले का दावा करने वाली रिपोर्ट्स का खंडन किया है। उनका कहना है कि ड्यूटी पर तैनात एक संतरी ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने पर एहतियात के तौर पर गोलीबारी की थी। अधिकारियों ने कहा कि संतरी ने
रात करीब 8 बजे हवा में कुछ राउंड गोलियां चलाईं और बाद में इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत वास्तव में कोई हमला ही नहीं हुआ। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने इस वक्त तांडव मचाया हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 20 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर, सिद्धार्थनगर जिलों में जो नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ने से पानी अब गांवों के घरों में घुस गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात बिगड़ने के बाद लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं भारी बारिश के बाद नेपाल की नदियों से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में भी बाढ़ आ गई है। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल की तरफ से कोसी नदी में साल 2004 के बाद सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा गया। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण और बचाव कार्य अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 14 टीमें अलर्ट मोड में हैं। हालांकि असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। कल 5 लोगों की जान जाने से बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 84 हो गई है। ब्रह्मपुत्र, बुरहीदिहिंग, दिसांग, कुशियारा नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से अब भी ऊपर बढ़ रही हैं। राज्य में 17 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 365 राहत शिविरों में 45,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी शरण ली हुई है। उधर जोशीमठ के समीप चट्टान टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 2 दिनों से अवरुद्ध है। यही नहीं, बीती रात बारिश होने से यह मार्ग 2-3 अलग अलग स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। इसकी वजह से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ और बद्रीनाथ में सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। जिला प्रशासन हाईवे को अब खोलने में जुटा हुआ है। जोशीमठ के पास टूटी चट्टान पर पैदल आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले पोलिंग पार्टियों को पैदल आवाजाही कराई गई। जिला प्रशासन द्वारा मार्ग में फंसे यात्रियों को पानी, बिस्किट्स और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अवरुद्ध स्थानों पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है, जो पैदल पोलिंग पार्टियों और अन्य लोगों को सकुशल निकाल रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मार्ग को खोलने के लिए प्रयास जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में रविवार तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। गुजरात में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और बिहार में भी आज तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक और शनिवार तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से आसमान में सफ़ेद धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने दिल्ली में 16 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री पर पहुंच गया। ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 61 से 98% तक रहा है। अग्निपथ योजना और अग्निवीरों से जुड़े प्रावधानों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। कहीं मुआवजे की बात उठाई जा रही है तो कहीं पर अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी और भ्रामक जानकारी से इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अग्निपथ एक सुविचारित और लाभकारी योजना है। इसे धरातल पर उतारने से पहले सशस्त्र बलों में विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सेना में औसत उम्र को कम करना और तकनीकी तौर पर सेना को दक्ष बनाना है। अग्निपथ योजना देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने बनाई है। अग्निपथ एक सुविचारित और लाभकारी योजना है। इसे धरातल पर उतारने से पहले सशस्त्र बलों में विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया गया है। इस योजना में एक सामान्य सैनिक और अग्निवीर के बीच कोई अंतर नहीं है। अग्निवीरों के साथ भी समान व्यवहार किया जाता है। अग्निवीर योजना भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए लाई गई। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रखना और सशस्त्र बलों में युवा शक्ति बनाए रखना है।
देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने को लेकर तीनों सेनाओं ने 2 साल तक इसके विभिन्न पहलुओं पर लंबा विचार मंथन करने के बाद ही इसे लागू किया गया। योजना लागू होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुख ने इसके पीछे के नेक इरादे की सराहना की थी। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। Enhance youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने अग्निपथ योजना की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की सेवानिवृत्ति पर भी सभी विभागों से संपर्क किया गया तथा यह प्रयास किया गया कि अग्निवीरों को विभिन्न सेवाओं में समाहित किए जाने का प्रयास किया जाए। वहीं अग्निपथ योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने अग्निवीर योजना को देश के लिए जरूरी बताया। The discussions on this scheme were very lengthy and very detailed. Okay, it started with a certain proposal and thereafter it was discussed at length. If I remember correctly, almost 2 years. Everything was debated. All the departments of the three services were involved. Okay. What they are talking of, that other organizations, etc., that were discussed, once the basic format was made, the whole paper was circulated to various other departments and their inputs were taken. कोई भी कभी भी प्रोग्राम आता है उसको हमेशा समीक्षा की जाती है। ये कैसे कोई कह सकता है कि समीक्षा नहीं होगी? उनकी काबिलियत बढ़ाई जा रही, शिक्षा में उनको हायर डिग्री मिल जाएगी, उनको पूरा जितनी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में तमाम सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो कि वो सिविल में जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर 17 साल से लेकर 21 साल तक यानी 4 साल तक देश की सेवा करेंगे। 4 साल के बाद इसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। 4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का वेतन पैकेज दिया जाएगा। ये पैकेज छठे साल तक बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कर मुक्त 11.7 लाख की सेवा निधि प्रदान की जाएगी। देश सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को सेवा निधि के अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की राशि देने का प्रावधान अग्निपथ योजना के तहत किया गया है। इसके अलावा बाकी सेवा का वेतन भी दिया जाएगा। डिसेबल होने पर 44 लाख रुपए तक की राशि और शेष वेतन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जल्दी ही स्विट्जरलैंड की यात्रा पर होंगे, जहां वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के $1.25 के प्रस्तावित निवेश को भारत में लाने की प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास करेंगे। फिक्की के सालाना समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस इनोवेशन और R&D पर होने जा रहा है।
देश में औद्योगिक विकास में तेजी के साथ ही सरकार को विश्वास है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग संगठन फिक्की के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की मुद्रा स्थिर है और इसने अधिकांश दूसरे उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उद्योग मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत 3-4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Along with industry remains deeply committed to our $2 trillion export target by 2030. It's doable, it's achievable. We have the right building blocks in place. We have a strong macroeconomy to support us. The Indian currency has been pretty much stable. It has outperformed most other emerging markets. केंद्रीय मंत्री गोयल ने रूस में प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने का जिक्र करते हुए उद्योग जगत से भारत और रूस के बीच $100 अरब के द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त करने पर काम तेज करने का आह्वान किया। उद्योग मंत्री जल्द ही स्विट्जरलैंड की यात्रा पर भी जाएंगे, जहां वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के $100 अरब के प्रस्तावित निवेश को भारत में लाने की प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास करेंगे। उद्योग संगठन फिक्की के सालाना समारोह में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में नवाचार के साथ साथ अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही गुणवत्ता मानक और इससे जुड़े नियमों पर भी सरकार का फोकस है, जिससे घटिया उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सके। तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत ने वित्त वर्ष 2014 से 23 के दौरान 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा की। वहीं अगर बात करें 2004 से 14 के बीच तो केवल 2.9 करोड़ नौकरियों की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। एसबीआई की रिपोर्ट पहले आई आरबीआई की रिपोर्ट को और मजबूती देती है। एसबीआई ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर भी कहा है कि एमएसएमई द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल रोजगार 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं कृषि क्षेत्र को छोड़ करके भी अगर हम बात करें 14 से 23 की, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो नौकरियों की कुल संख्या है वो 8.9 करोड़ दर्ज की गई है, जबकि 2004 और 2014 के बीच ये आंकड़ा 1.6 करोड़ था। एसबीआई ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने अर्थव्यवस्था में बेहतर सैलरीज वाली जो नौकरियां हैं उनको उपलब्ध देने का अनुमान भी लगाया है। भारत में डाइवर्सिटी हायरिंग में सालाना आधार पर जून में 33% की बढ़त देखने को मिली है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, खासतौर पर आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज में ये डाइवर्सिटी हायरिंग देखी गई। सबसे ज़्यादा जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो टैलेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड की रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2024 में कुल भर्तियों में सालाना आधार पर 12% की बढ़त दर्ज की गई है। मासिक आधार पर 2% की बढ़त, और ये कहा गया कि 6 महीने में 15% की बढ़त दर्ज की गई। साथ ही साथ जो भारतीय कंपनियों ने सालाना आधार पर 33% का इजाफा किया। डाइवर्सिटी हायरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। भर्ती के दौरान व्यक्ति को केवल स्किल और काम के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए नौकरी दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो डाइवर्सिटी वाले ग्रुप जैसे कि महिलाओं, LGBTQI और दिव्यांग उम्मीदवारों को काम पर रखने का जोर दिया गया है। पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में कमज़ोर वर्ग के लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिले हैं, ये रिपोर्ट में साफ हुआ है। और अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले से गैस बनाने की योजना को मूर्त रूप दे दिया है। CIL ने BHEL के साथ साझेदारी में एक नई कंपनी भारत गोल्ड गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स की स्थापना की है। इसका मकसद कोल इंडिया की कोयला खदानों से 6.5 लाख टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करना है। इस परियोजना की लागत करीब 11,782 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 15 साल की अवधि के लिए सालाना देय 7.36% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पेंशन, PF, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने निवेश किया। SBI ने कहा आय का उपयोग किफायती आवास और बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा।
एप्पल ने भारत में कुछ आईफोन उपयोगकर्ताओं को चेतावनी जारी की कि उनका डिवाइस पेगासस जैसे भाड़े के स्पाईवेयर हमले का संभावित लक्ष्य बन सकता है। कंपनी ने भारत और दुनिया भर के 98 अन्य देशों में उपयोगकर्ताओं को भेजी गई दूसरी अधिसूचना में कहा कि स्पाईवेयर उनके डिवाइस पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। 2021 से एप्पल ने 150 से अधिक देशों में उपयोगकर्ताओं को ये सूचनाएं भेजी हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने एसयूवी की कीमतों में कटौती की है। एसयूवी की बिक्री बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स ने अपनी प्रमुख एसयूवी हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमतों में बदलाव किया है। दूसरे लोकप्रिय एसयूवी मॉडल पर करीब 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि मूल्य में कटौती से अधिक लोगों को इनका अनुभव लेने का अवसर मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां फर्जी उपभोक्ताओं को हटाने के लिए रसोई गैस ग्राहकों को आधार के जरिए ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कर रही हैं। आधार की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया उन फर्जी ग्राहकों को अलग करने के लिए की जाती है जिनके नाम पर बुक कराई गई रसोई गैस का इस्तेमाल कमर्शियल प्रतिष्ठानों में किया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ट्रॉय सीईओ मीट के दूसरे संस्करण में खिलौना उद्योग को भारतीय कारीगरों की मदद करने और खिलौनों के माध्यम से रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में वॉलमार्ट, अमेजॉन, स्पिन मास्टर, आईएमसी टॉयज आदि सहित प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों ने भाग लिया। 4 सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्री को 2023-24 के लिए 6,481 करोड़ के लाभांश चेक सौंपे हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,514 करोड़, केनरा बैंक से 1,829 करोड़ का डिविडेंड मिला। इंडियन बैंक ने 1,193.45 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया ने 935.44 करोड़ का लाभांश सरकार को दिया है। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को गेहूं बेचने की योजना बना रही है। अगले महीने से आटा मिलर्स और बिस्किट निर्माताओं को गेहूं बेचा जाएगा। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपने भंडार से 23,250 रुपए प्रति टन पर गेहूं बेचने की मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा खुले बाजार की कीमतों से करीब 12% कम है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर मई में कम होकर 3.86% हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 4.42% थी। श्रम मंत्रालय की एक बयान में यह जानकारी दी गई है। खाद्य और पेय पदार्थों पर भारत जीसीसी क्रेता विक्रेता बैठक का चौथा संस्करण दुबई में शुरू हो चुका है, जिसमें भारत और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के खाद्य और पेय उद्योग के प्रमुख उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना और व्यापक जीसीसी बाजार में अभिनव भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस वर्ष बैठक में 36 भारतीय कंपनी और जीसीसी देशों के 170 क्रेता भाग ले रहे हैं। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से उभर रहा है और इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2025 तक बढ़कर 20% तक पहुंच सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की ओर से यह जानकारी दी गई। एसोचैम के इवेंट में हरियाणा रेरा के सदस्य संजीव कुमार अरोड़ा ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर के रूप में उभर रहा है और तेजी से हो रहे शहरीकरण, स्मार्ट सिटी, सभी के लिए घर और FDI नियमों में ढील से इस क्षेत्र को और बूस्ट मिलेगा। और कारोबार जगत की खबरों के बाद अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिनों की बैठक अब 12 जुलाई से रांची में होगी। इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत के अलावा सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारक भी हिस्सा लेंगे। रांची में पहली बार 12 जुलाई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक होने जा रही है। RSS अगले वर्ष अपनी स्थापना के गौरवपूर्ण 100 वर्ष भी पूरे कर रहा है। बैठक की जानकारी साझा करते हुए RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि इस 3 दिवसीय बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शताब्दी वर्ष में हम लोगों की योजना ये है कि इन सारे उपक्रमों को समाज की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर, समाज के विभिन्न NGOs के साथ मिलकर इन सारे उपक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। यह बैठक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सर संघचालक मोहन भागवत रांची पहुंच चुके हैं। श्री आम्बेकर ने बताया कि इस वार्षिक बैठक में प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा के साथ ही आगामी वर्ष की योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में RSS के प्रचार प्रमुख ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर संघ के विस्तार की भी योजना है, ताकि हर प्रखंड तक संघ की उपस्थिति हो।
उन्होंने कहा कि देश भर में फिलहाल संघ की करीब 73,000 शाखाएं हैं, जिसकी संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य है। किस तरीके से अपनी शाखाओं का विस्तार हुआ है और ये निश्चित है कि आने वाले समय में वो जो है 1 लाख तक पहुंचाना, ऐसा विस्तार करना, मुख्यतः मंडल तक हमारी शाखा पहुंचना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का झारखंड में 10 दिनों का प्रवास कार्यक्रम है। वार्षिक बैठक से पहले वो रांची में लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से आए संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। उनका गुमला के विष्णुपुर दौरे का भी कार्यक्रम है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद स्वदेश वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों की दोस्ती नई ऊंचाइयां छुएगी। आइए देखते हैं कुछ झलकियां इस ऑस्ट्रेलिया दौरे की। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। हम आने वाले 1000 वर्षों के भारत की मजबूत नींव डाल रहे हैं। हम सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं,
हमारा मिशन 2047 है। तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मित्रता के इन नए रंगों के साथ ही इस समाचार बुलेटिन को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार हमेशा की तरह जारी है। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।